उसको हम बाद में कर लेंगे, अभी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो तकरीबन आ गए हैं सारे। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने शुरू जो करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने जो शुरू करना है वो आज हमारा पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 है। अच्छा देखिए, ये जो आपका एक्ट है या जो ऑर्डिनेंस है, ये बेसिकली सिविल जज के एग्जाम जो है उसके लिए पेपर 4, और जो लोग एडिशनल सेशन जज का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए पेपर 5 में ही आएगा। अच्छा, अब ये जो लॉ है या ये जो एक्ट है, जो ऑर्डिनेंस है, ये बहुत आसान है, ठीक है। और एग्जाम में इसमें से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आना है, दोनों के लिए, सिविल जज के लिए भी और एडिशनल सेशन जज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी 1 क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है ना। तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से करना है। देखिए, इसके टोटल जो है ना वो 27 सेक्शन है, ठीक है। 28 थे, एक जो है वो शेड्यूल का था जिसको रिपील कर दिया गया, और इन 27 में से भी जो सेक्शन 11 है वो ओमिट हो गया। और आपको पता है कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम एक जो हमारे पास कोई भी एक्ट होता है या कोई ऑर्डिनेंस होता है, उसके अंदर एक जो है रूल मेकिंग पावर होता है, वो 27 है। इसका मतलब अगर हम देखें, अच्छा हाँ, पहले जो 2 सेक्शन मोस्टली होते हैं ना, वो आपकी डेफिनेशन के, या अगर देखा जाए तो जो इंटरप्रिटेशन या एक्सटेंट का होता है। तो इसका मतलब है कि वो 2 सेक्शन भी गए। तो टोटली आपको जो प्रिपेयर करने हैं वो सिर्फ 23 सेक्शंस हैं। तो देखिए, अगर 23 सेक्शन प्रिपेयर करके आप लोग जो है 20 मार्क्स ले लें, ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आई थिंक ये घाटे का सौदा नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने कोई और एक्ट करना या नहीं करना, आप सिलेक्टिव स्टडी में जा रहे होते हैं, इस एक्ट को जरूर करना है, ना सिर्फ एग्जाम के लिए, बल्कि ये आपको ना हमारे जो पंजाब की कोर्ट का पूरा जो सिस्टम है ना, जो स्ट्रक्चर है, उसको भी समझाएगा। देखिए, आप लोगों ने कल को सिविल जज बनना है या एडिशनल सेशन जज बनना है, या आप इंशाल्लाह फिर सेशन जज बनेंगे तरक्की करते हुए, तो आपको पूरी हायरार्की की तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। आपको उस पूरे सिस्टम का तो पता होना चाहिए जिस सिस्टम का आप हिस्सा बनने जा रहे हो। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले ना मैंने आपको हमेशा कहता हूं कि कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ जब आप पढ़ना शुरू करें ना, तो सबसे पहले उसकी बैकग्राउंड को समझा करें कि ये लॉ बना क्यों था, इसके पीछे क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये आपके माइंड में अगर हो ना, तो आप उस लॉ को आसानी से अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, इसके लिए मैं कर ये रहा हूं कि मैं पहले थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड बताता हूं कि ये लॉ बना कैसे। देखिए, नाम तो इसका पहले वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस था, हम इसको यूज कर रहे हैं एज ए पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस। थोड़ा सा मैं आपको इसके ब्रीफ कर दूं। आपको पता है कि 1971 से पहले पाकिस्तान के 2 पार्ट्स थे, 2 हिस्से थे। एक को हम कहते थे ईस्ट पाकिस्तान, और दूसरा था हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश बन गया। जो ईस्ट पाकिस्तान है उसका एक ही प्रोविंस था जिसको हम ईस्ट बंगाल कहते थे, जबकि जो वेस्ट पाकिस्तान था इसके 4 प्रोविंसेस थे, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और सरहद। सरहद का नाम भी 2011 में अमेंडमेंट के साथ केपीके बन गया था, खैबर पख्तूनख्वा। तो ये 4 प्रोविंस जो थे हमारे इस वेस्ट पाकिस्तान के थे। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा पहला मार्शल लॉ लगा है वो 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा ने लगाया। सिकंदर मिर्जा ने क्या किया जी, सिकंदर मिर्जा साहब ने मार्शल लॉ लगाया, उसने जो है कौंसिल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, और जो उस वक्त का जो कमांडर इन चीफ था आर्मी, जनरल अयूब साहब, उसको जो है उसने इसका जो है वो कह लीजिए चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। यानी ये भी आप जेन में रखिएगा कि इसका मतलब है कि जो पहला जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो एब्रोगेट हुआ है वो सिकंदर मिर्जा साहब ने किया, जो कि उस वक्त के प्रेसिडेंट थे। अच्छा, अब होता क्या है जी 7 अक्टूबर जी, अच्छा, जो लॉ एब्रोगेट कर दिया सिकंदर मिर्जा ने, फिर सिकंदर मिर्जा ने क्या किया जी, उसने जो उस वक्त का कमांडर इन चीफ था जनरल अयूब, उसको जो है वो चीफ ऑफ द मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। अच्छा, अब फिर उसने क्या किया कि 27 अक्टूबर को
जनरल अयूब साहब ने खुद जो है वो प्रेसिडेंट बन गए और सिकंदर मिर्जा को जो है वो पाकिस्तान से उसने बाहर भेज दिया। अच्छा, मैं हिस्ट्री इसकी ज्यादा नहीं जाएंगे वो फिर, क्योंकि अलग से हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, मैं सिर्फ थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। अच्छा, अब जब जनरल अयूब साहब जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उन्होंने सबसे पहले एक काम किया कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाया। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाया कि जिसका काम था कि जो प्रपोजल दे और रिकमेंडेशन दे कि जिसकी बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन बन सके और जो मुल्क है वो एक सही डेमोक्रेटिक वे में चल सके। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन ने, सॉरी, उस कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा एक उसने एक जो इसम से कुछ एक लोगों का ग्रुप बनाया कि जो उसको रिकमेंडेशन देंगे, उन लोगों ने ये 17 फरवरी को इसने बनाया, ठीक है, और 29 अप्रैल 1961 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी। तो उसकी रिपोर्ट के ऊपर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन था, बहुत सारे लॉ जो थे वो बने थे। अच्छा, अब रिपोर्ट आ गई, लेकिन अब यहाँ पे रुक जाइए, अब थोड़ा सा और मैं बैकग्राउंड बताता हूँ कि हमने इसको फिर क्यों जो है वो वेस्ट पाकिस्तान के इस सिविल ऑर्डिनेंस को बनाया। देखिए, मैंने कहा था 4 प्रोविंसेस थे उस वक्त में, उन 4 प्रोविंसेस के अंदर डिफरेंट किस्म के सिविल जो एक्ट या लॉ जो है वो चल रहे थे। अब जरा सुनिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो जी, जो पंजाब के अंदर था, पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 था, ये उस वक्त वहां की कोर्ट के ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा था। इसी तरह से जो सिंध में सिंध कोर्ट एक्ट 1926 था। एनडब्ल्यूएफ में जो उस वक्त इंप्लीमेंटेशन थी सिविल जो मैटर्स को डील करने के लिए, उस प्रोसीजर को, कोर्ट के सिस्टम को, वो था एनडब्ल्यूएफपी रेगुलेशन 1930। फिर बाद में जो है उसको हमने एनडब्ल्यूएफपी कोर्ट एक्ट 1952 भी जो है वहां पे इंप्लीमेंट था। फिर इसी तरह से जो बलोचिस्तान है, इसको हम ब्रिटिश बलोचिस्तान रेगुलेशन 1939। तो ये डिफरेंट किस्म के लॉ चल रहे थे जी सिविल कोर्ट के सिस्टम को मैनेज करने के लिए हमारे वेस्ट पाकिस्तान में। अब देखिए, ये तो डिफरेंट हो गया ना कि एक प्रोविंस और तरह से चल रहा है, एक प्रोविंस और तरह से चल रहा है। तो इस जो इम्बिग्विटी थी या जो डाइवर्शन हुई हुई थी लॉ की, इसको यूनिफाई करने के लिए जो है फिर हमने ये एक लॉ बनाया कि एक ऐसा लॉ बन जाए जो इन चारों प्रोविंसेस के अंदर सेम हो जाए। इसीलिए देखिए ना, अगर आप इसकी प्रियम्बल पढ़ेंगे, मैंने कहा था एक्ट अपने पास रखेगा, उस प्रियम्बल के अंदर ये चीज लिखी है कि एक्चुअली हम चाह रहे थे कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए इन चारों प्रोविंसेस के अंदर, और एक ही तरह से लॉ जो है वो चारों प्रोविंसेस के अंदर आ जाए। सो फिर हमने वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस जो है वो बनाया। इसको जो है जो गवर्नर था उस वक्त का, उसने जो है प्रोमलगेट किया 10 नवंबर 1961 को, और फिर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हो गई थी, इसकी जो इनेक्टमेंट हो गई थी, वो 8 जनवरी 1962 को जो है ये इसकी इनेक्टमेंट भी हो गई थी। तो ये देखिए, मैंने आपको इसकी बना दी एक बैकग्राउंड, ठीक है, कि ये इसकी बैकग्राउंड है, इस वजह से हमने बनाया क्योंकि हम एक यूनिफॉर्मिटी चाह रहे थे। अच्छा, अब यहां से देखिए, आपको इसके ऑब्जेक्टिव का भी पता चल जाना चाहिए। अगर वो आपसे इसके ऑब्जेक्टिव का पूछता है कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, तो मोस्टली प्रीएम्बल में उसका ऑब्जेक्टिव मेंशन होता है, ठीक है। इसकी भी जो प्रीएम्बल है उसके अंदर आप अगर देखेंगे तो ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि हम यूनिफॉर्मिटी चाह रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी कहां पे? पूरे वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो पूरे के पूरे जो हमारे 4 प्रोविंसेस हैं, उनमें एक ही तरह का जो है वो लॉ आ जाए। अगर आप इसको एक एक सेंटेंस में लिखना चाहें तो आप इसे लिख लीजिए, ये मैं बोल देता हूं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एंड प्रोसीजर, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपने इसमें बताने हैं। क्या करना है? टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एंड प्रोसीजर थ्रू द प्रोविंसेस एंड टू डू अवे विद द एनोमलीज दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड, कि जो पुरानी कोई एनोमलीज थी, कोई ऐसी जो लॉ से डेविएट किया जा रहा था, उस सब को खत्म किया जा सके और एक स्टैंडर्ड किस्म का लॉ बना लें जो पूरे वेस्ट पाकिस्तान में यानी चारों प्रोविंसेस के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक हो गया? क्लियर? इधर तो कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। 2 चीजें हमने डिस्कस की हैं, एक मैंने आपको इसकी हिस्ट्री का बता दिया कि किस तरह से ये बना, ठीक है,
फिर दूसरा हमने कहा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में आपने जो मेन फोकस बताया ना वो यूनिफॉर्मिटी था, कि आप चाह रहे थे कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए पूरे वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। फिर दूसरा ये कि जो एक ऐसा सिस्टम चल रहा था कि सारे प्रोविंसेस अपनी अपनी जो उसके मुताबिक उसको चला रहे थे, उसको एक ही कंबाइन करना और फिर उसको जो है एक्सपीडिशियसली जो है वो केसेस को रिजॉल्व करना। तो ये सारे के सारे इसके जो थे वो आप कह लीजिए कि एक एक किस्म से आपने ऑब्जेक्टिव इसके बता दीजिए। जी, ये दो चीजें हैं। कोई अभी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड बता, रिपीट दिस लाइन। जी, मैं ये बता रहा था कि देखिए आपका जो इसमें ऑब्जेक्टिव आ गया ना, आपने ऑब्जेक्टिव में मेन फोकस जो बताना है वो यूनिफॉर्मिटी का है, ठीक है। और उसी से आप बता सकते हैं कि कोई एम्बिग्युइटी थी उसको जो है वो दूर करना था। यानी आप कह लीजिए कि हम चाह रहे थे कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सिस्टम आ जाए कि चारों प्रोविंसेस एक ही चीज को फॉलो करें। ये ना हो कि एक प्रोविंस किसी और चीज को लेके चल रहा है, कोई दूसरा प्रोविंस किसी और को। जैसे मैंने बताया कि पंजाब कोर्ट एक्ट था, फिर इसी तरह से सिंध कोर्ट एक्ट था, NWFP के रेगुलेशंस थे, और ब्रिटिश बलोचिस्तान का जो रेगुलेशन 1939 था। क्लियर जी। अब चलते हैं जी आगे। अगर वो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ ले, शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आता है, सपोज करें हमें नहीं पता इस दफा कैसा पैटर्न आ रहा है, तो आपने अपने क्वेश्चंस को हर तरह से प्रिपेयर करना है। आपने उसे एमसीक्यूज के लिए भी, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं जी। ये तो हमने एक बात कर ली कि ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया और इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड होगी। अब अगर वो पूछ लेता है कि ये डिस्क्राइब क्या करता है, इसका इसके अंदर है क्या, इसमें हमने क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल कोर्ट्स बताएगा, ठीक है जी, कि सिविल कोर्ट्स की क्या क्लासिफिकेशन है, हम इस पे बात करेंगे। फिर उनकी एस्टेब्लिशमेंट की बात होगी, फिर उनकी जो पिकनरी और जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसकी बात की जाएगी, फिर उनके ऊपर जो एक चेक रखा जाएगा सिविल कोर्ट्स के ऊपर वो कौन रखेगा इसकी बात की जाएगी। उसकी जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट की, वो किस तरह से मेंटेन होगी ये सारा इसमें बताया जाएगा। फिर जो सिविल कोर्ट का जो बिजनेस है, जो वर्किंग है, केसेस का जो सारे का सारा वो किस तरह से जो है वो इसमें चलेगा, ये सारा कुछ हमें पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस ने ही बताया, ठीक है। यानी पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस आप ये कह लीजिए कि ये अगर आपने सिविल जज बनना है, अगर आपने एडिशनल सेशन जज बनना है, या इवन आप एक अगर ऑर्डिनरी पर्सन है, आपको इस एक्ट को, इस लॉ को ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि अंडरस्टैंड भी करना है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड भी करना है, क्योंकि ये आपके लिए कल को जब आप प्रैक्टिकली वर्क कर रहे होंगे तो आप इसी को सामने रख के लेके चलेंगे। अब आगे चलते हैं जी। मैंने अब जिससे इसके अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता होगा कि सर ये तो जो है वो वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस था, तो अब ये पंजाब कैसे बन गया, इसका भी सुन लीजिए। 71 में हमारे से वेस्ट पाकिस्तान सेपरेट, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया, जो कि अब बांग्लादेश है। और जो वेस्ट पाकिस्तान है इसके 4 प्रोविंसेस हैं। तो हमने क्या किया, 1975 में इसको पंजाब के अंदर, ठीक है, पंजाब के अंदर इसको पंजाब लॉ अमेंडमेंट ऑर्डर 1974 के जरिए इसको अमेंडमेंट की गई और इसको फिर पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का जो है वो नाम दे दिया गया, ठीक है। इसके बाद जो लेटेस्ट अमेंडमेंट इसमें हो चुकी है वो 2016 में हुई थी, ठीक है। पंजाब सिविल कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016 का है, ठीक है। और 2016 में ही हमने इसके सेक्शन 11 को जो ओमिट कर दिया था और जो सेक्शन 28 है वो रिपील हो गया था। क्लियर। आई थिंक मैंने आपको इसकी एक पूरी स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई अभी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस जो इसका हमने नाम बनाया, जो हम इसको कहा, मैंने कहा 1974 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया उससे हमने इसको पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का जो है वो नाम दे दिया। और अब ये इसकी जो एप्लीकेशन या एक्सटेंट वो पंजाब में है, केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने इसको जो है वो केपीके के नाम से इसको जो बना दिया। अगर आप देखेंगे तो आपको ये सेम नजर आएगा चारों प्रोविंसेस के अंदर, थोड़ी सी माइनर चेंजेस के साथ। हम अभी जो है वो केपीके या जो सिंध के लिए उसको नहीं भी पढ़ रहे, हमारा भी मेन फोकस पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस पे है। बट उन्होंने वो जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो जो चला रहे हैं, वो भी इसी एक्ट को, इसी लॉ को कुछ थोड़ी सी माइनर चेंजेस के साथ जो है वो आगे लेके चल रहे हैं। क्लियर जी। अब आ जाते हैं जी इसके कंटेंट पे चलते हैं। ये हमने इसकी हिस्ट्री, इसके ऑब्जेक्टिव, इन चीजों को देख लिया।
अब हम चलते हैं जी कि इसका कंटेंट क्या है, इसके सेक्शंस और इसके चैप्टर्स, और फिर उन चैप्टर की इंटरप्रिटेशन में चलते हैं। एक सेकंड जी। जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब देखिए जी, अब अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि इसके जो टोटल सेक्शन है वो 27, ठीक है जी। सेक्शन 28 पहले इसका एक शेड्यूल था, वो भी रिपील हो गया, वो भी खत्म हो गया। चैप्टर 1 में सिर्फ 2 ही इसके सेक्शन है, सेक्शन 1 एक्सटेंट, और दूसरा जो है वो आपका इसके जो है डेफिनेशन क्लासेस का है। चैप्टर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ये समझिए कि जैसे एडिशनल सेशन जज के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो आपका ये चैप्टर 2 से आना है, कंफर्म आना है, ठीक है। यानी चैप्टर 2 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका एक क्वेश्चन आना है। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से अपनी जो है ना वो तैयारी करें ना। स्टूडेंट्स बेचारे इतना पढ़ते रहते हैं और फिर एग्जाम में जब जाते हैं वो मैंने एक ही टॉपिक छोड़ा वही आ जाता है। रीजन ये कि उनको वो टेक्निकल तरीके से तैयारी नहीं करे होते। सो आपने चैप्टर 2 जो इसका है, मैंने कहा कि एक क्वेश्चन आपका इसमें से आना है, और चैप्टर 2 जो है वो आपका सिविल कोर्ट्स के बारे में है। अच्छा, एक स्कीम भी बना लिया करें। चैप्टर 1 आपको पता प्रिलिमिनरी डेफिनेशन, चैप्टर 2 इसकी जो आप कह लीजिएगा सिविल कोर्ट्स के बारे में बताएगा कि सिविल कोर्ट्स किस तरह से हैं। फिर जो चैप्टर 3 है वो जो जुरिस्डिक्शन होगी ना इन सिविल अपील्स में, उसको डील करेगा कि सिविल अपील्स कैसे होगी, कहाँ पे की जाएगी, कौन उसका इंटाइटल है, किसकी वो जुरिस्डिक्शन है, वो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। और फिर चैप्टर 4 जो है उसमें कुछ सप्लीमेंटल प्रोविजन दी गई हैं, कुछ हेल्प करने के लिए, कुछ ऐड करने के लिए, कुछ चीजें हैं वो इसमें दी गई हैं। तो मैं जैसे पहले कह चुका हूं, अगर आप एक एक अपना एक पेज पे आप ये बना लेना, बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अपने खुद के प्लीज नोट्स बनाया करें। कोई जरूरत नहीं है कि आप दूसरों से नोट्स लें। आज मैंने लेक्चर डिलीवर करना था, ये देखिए, ये मैंने अभी 2 घंटे पहले बैठ के 8-10 पेजेस बनाए हैं, ठीक है, इसी के बनाए। और ये मैं ये नहीं कि मैं इसी को रट्टे लगा रहा हूँ, मैं जब दोबारा करूंगा तो मैं किसी और तरह से बना लूंगा। हाँ, इनको कंपाइल करते जाए ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो ये आपके काम आए, ठीक है। दूसरों के नोट्स में बच जाइए, वो अपने पास आपने सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखने हैं, खुद के नोट्स बनाने। अब आ जाएंगे इसका कंटेंट। अब हम इसको शुरू करते हैं जी कि इसके सेक्शन कितने हैं और हर सेक्शन को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा था कि अपने पास आपने ये बेयर एक्ट रखना है। मैं इसके बाद ना ग्रुप्स के अंदर आपका ये बेयर एक्ट मैंने पहले भी शेयर किया, दोबारा से कर दूंगा। और कुछ और फाइल्स हैं इससे रिलेटेड, कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ पहले के मेरे सेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको जरा खुद के अपने उससे नोट्स बना लें। अच्छा देखिए, सेक्शन 1 और 2 का मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो सिंपल सा है, सबको पता है, ठीक है, कि आपको हमेशा पहला सेक्शन जो एक्सटेंट का बता रहा है, इसका एक्सटेंट सिर्फ प्रोविंस ऑफ पंजाब है, ठीक है, एनेक्टमेंट का बता दिया। सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशंस है, वो सिंपल से है, गवर्नमेंट मीन पंजाब गवर्नमेंट, हाई कोर्ट मीन लाहौर हाई कोर्ट, वो आपने देख लेना। सेक्शन 3 पे आ जाइए जी। सेक्शन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जी, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 3। जी, ये देखिए, ये जो अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जी सिंध एक्ट जो है वो 1926 कैसे बन सकता है, जी मैं ये बता दूं कि पहले था ही वहां पे सिंध एक्ट 1926 था, जिसके जरिए वहां पे सारा सिविल कोर्ट्स का सिस्टम चल रहा था। 1962 में हमने उसको खत्म कर दिया और हमने 1962 में एक बना दिया वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस, और उसकी इंप्लीमेंटेशन सिंध पे थी, सिंध पे भी थी, पंजाब पे भी, चारों में थी। अब वहां पे अगर आप जाएं, मैं वो कल देख रहा था वेबसाइट, इन्होंने भी कुछ अमेंडमेंट करके इसी एक्ट को अप्लाई किया है, ठीक है। आप जाके उसको डाउनलोड कीजिएगा, इसी नाम से देखिएगा, सिंध सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस या सिंध सिविल कोर्ट एक्ट, वो जब सर्च करेंगे तो आपको वहां से वो मिल जाएगा। नहीं जी, ये पहले जो था ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले जो है वो सिंध में जो चल रहा था हमने उसको चेंज किया है। 1962 में तो कॉमन हो गया, बिल्कुल ठीक कह रही है। 1962 में तो हमने उसको यूनिफॉर्म कर दिया ना, यही तो हम चाह रहे थे, यही तो हम चाह रहे थे कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए, और इस एक्ट की वजह से वो फिर यूनिफॉर्मिटी आ गई। यानी और सेक्शन 3 पे आ जाइए जी। सेक्शन 3 वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिस्क्राइब द क्लासेस ऑफ द सिविल कोड। अच्छा देखिए, सिविल कोड्स की जो क्लासेस हैं, जी ठीक है, ठीक है।
अब आपने लिख दिया, ठीक। अच्छा जी, आगे चलें। सेक्शन 3 में हम बात कर रहे थे कि सेक्शन 3 हमें क्लासेस ऑफ द सिविल कोर्ट्स बताएगा। अच्छा देखिए, इसमें जब आपने पढ़ना है ना, तो आपको ये पता चलेगा कि 3 तरह की हमारे पास सिविल कोर्ट्स बन सकती हैं। पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस ने अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 3 हमें बताया कि 3 तरह की कोर्ट्स होंगी। पहली कोर्ट होगी जी द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, ये पहली कोर्ट, द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। दूसरी कौन सी होगी? द कोर्ट ऑफ द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। और तीसरी कौन सी होगी? द कोर्ट ऑफ सिविल जज। अच्छा, लेकिन स्टार्ट में बता दिया गया बिसाइड द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा, ठीक है, हाई कोर्ट की भी जुरिसडिक्शन, असल में हाई कोर्ट ही तो इन सबको जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन उसी के पास होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात, एक काम और भी कीजिएगा, आप लोगों ने सीआरपीसी का सेक्शन 6 भी साथ इसके रीड करना है, ठीक है, सेक्शन 6 ऑफ सीआरपीसी, ओके, उसको भी देखिएगा। वो भी हमें क्लासेस ऑफ द कोर्ट्स बता रही है। अगर आपको याद हो तो जो सीआरपीसी का सेक्शन 6 है वो भी हमें क्लासेस ऑफ द कोर्ट्स बताता है, लेकिन वो हमें बताता है क्रिमिनल कोर्ट की क्लासेस, ठीक है। और उसने कहा 2 क्लासेस हैं बिसाइड दी हाई कोर्ट। यहाँ पे सिविल कोर्ट्स कही जा रही हैं 3 तरह की बिसाइड दी हाई कोर्ट, और वहां पे 1898 का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें हमें कहा गया कि 2 तरह की कोर्ट्स हैं। पहली कोर्ट ने कहा कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन कोर्ट, और दूसरी जो थी वो हमारे पास कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। अच्छा, ये मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप इसको अपने पास साथ में भी पढ़ें। तो सीआरपीसी के आपने ये पहले जो 6 से लेकर कोई 30 तक के जो सेक्शन हैं इनको भी एक दफा गो थ्रू लाजमी कर लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। बिकॉज आप ये देखिए, एक तरफ आप सिविल को लेकर चल रहे हैं तो उसके पैरेलल आपके क्रिमिनल का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी अपॉइंटमेंट होनी है तो आपकी अपॉइंटमेंट सिर्फ सिविल जज नहीं होनी है, आपको मजिस्ट्रेसी के भी राइट मिलने हैं, ठीक है। तो फिर आपको इसका भी पता होना चाहिए कि मैं, मेरे पास जो मजिस्ट्रेट में बन गया हूँ, सिविल जज तो मैं हूँ ही, तो मैं जो मजिस्ट्रेट बन गया हूँ ये कैसे आ गया, ठीक है, या आप एडिशनल सेशन जज कैसे बन गए, ठीक है। तो ये आपने या आप सेशन जज कैसे बन गया, तो इसलिए आपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के भी ये सेक्शन साथ साथ देखने में आपको बताता भी जाऊंगा। आगे चलते हैं। सेक्शन 3 ने हमें बता दिया जी 3 तरह की कोर्ट्स होंगी जी, द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, द कोर्ट ऑफ द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और द कोर्ट ऑफ द सिविल जज। क्लियर जी। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा ना, अगर आप इसको टेक्निकल तरीके से लेके चले ना तो इन वर्ड से ही आप अगले सेक्शंस की तरफ जाते रहेंगे। देखिए, इसने कहा जी कोर्ट्स बना दें 3 तरह की। अब वो कोर्ट्स कहाँ पे बनेंगी, किस जगह पे होंगी, ठीक है, उनकी क्या जुरिसडिक्शन होगी, उनकी लिमिट क्या होगी, ये भी तो हमने बताना है। इसके लिए हमें सेक्शन 4 ने पहले ये बताया कि जी आप क्या करें, आप सिविल डिस्ट्रिक्ट्स बना दें, ठीक है, जो आपका प्रोविंस है, जो आपका ये एक सूबा है, इसके कुछ पार्ट्स बना दें, हिस्से बना दें ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के ऊपर सिविल डिस्ट्रिक्ट्स बना दें, ठीक है। तो सेक्शन 4 ने हमें कहा कि जी क्या किया जाएगा, जो गवर्नमेंट होगी ना वो क्या करेगी, प्रोविंस को डिवाइड कर देगी डिफरेंट सिविल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी, सिविल डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए जाएंगे। भाई इतना एक सिस्टम चलाना है हमने, तो डेफिनेटली इतनी पॉपुलेशन है, इतनी आबादी है, इतना एक आपके पास टेरिटरी है, तो उसके लिए आपने सिविल डिस्ट्रिक्ट्स बना देने हैं। अच्छा, अब वो सिविल डिस्ट्रिक्ट जो बनेंगे ना, ये गवर्नमेंट का काम होगा, गवर्नमेंट बनाएगी। और गवर्नमेंट ने क्या किया, पंजाब गवर्नमेंट ने वो डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए, जैसे 2006 तक जो था वो 36 थे। अभी जो इस वक्त सिविल डिस्ट्रिक्ट के बेस पे अगर आप देखें ना, तो ये 14 जनवरी, मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, इसको नोट करना है आप लोगों ने, क्योंकि ये वो आप प्रीवियस जब पढ़ रहे होते हैं तो आप उसी को कोट कर देते हैं। ये आप जाके विकिपीडिया पे देख सकते हैं कि इस वक्त जो 14 जनवरी 2023 तक जो पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट थे उनकी तादाद 42 शो हो रही है, ठीक है। इससे पहले वो 36 थे, फिर और बने, तो अभी वो 42 सिविल डिस्ट्रिक्ट्स हमने बना दिए। क्लियर जी, ओके हो गया जी। सो इसका मतलब सेक्शन 4 हमें कह रहा है कि सिविल डिस्ट्रिक्ट्स बना दे, पार्ट्स बना दे। क्लियर, पहले एक्सटेंड, नंबर 2 डेफिनेशन, नंबर 3 क्लासेस ऑफ द सिविल कोर्ट्स, और नंबर 4 ने हमें सिविल डिस्ट्रिक्ट्स बना दी। अब सिविल डिस्ट्रिक्ट्स तो बना दी हैं, उन सिविल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जजेस को भी तो आपने लेके जाना है ना। तो क्या किया जाएगा जी, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक जज जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जाएगा। यानी अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, मैंने अभी कहा था कि सीआरपीसी 1898 को सामने रखना है, उसमें भी ऐसी डिवीजन बनाई जाएंगी, सेशन डिवीजन बनाई जाएंगी।
सेक्शन 6 कहता है, सेक्शन 7 हमें बता रहा है कि सेशन डिवीजन बना दें। यहाँ पे सिविल डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, अंडर द सेक्शन 4। और अगर आप सीआरपीसी को देखें तो वहां पे उसकी सेशन डिवीजन बनाई जा रही है। क्लियर? अच्छा, अब हमने सिविल डिस्ट्रिक्ट बना दिए अंडर सेक्शन 4। अब सेक्शन 5 ये कहता है कि इन सिविल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी होंगे, ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट जो हमने सिविल डिस्ट्रिक्ट एक बनाया, उस सिविल डिस्ट्रिक्ट को जो हेड करेगा, जो प्रिजाइड करेगा, वो एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा, ठीक है। और ये कैसे अपॉइंट किया जाएगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, गवर्नमेंट जो है विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करेगी, लेकिन करती हाई कोर्ट ही है, ठीक है। यहाँ पे उसने जो कहा कि गवर्नमेंट करेगी, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ इनको फैसिलिटेट करेगी, गवर्नमेंट सिर्फ बताएगी कि यहाँ पे इतने नंबर जजेस हमें चाहिए, जैसे भी डिस्ट्रिक्ट बन गया 42 टू 42 हमें सेशन डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो चाहिए होंगे। तो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है, जो गवर्नमेंट की आप कह लीजिए कि इन जजेस की अपॉइंटमेंट में इंटरफेरेंस बहुत कम हो गई है बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 175। अब ये सारे के सारा इंडिपेंडेंटली कर रहे होते हैं। अच्छा, अब सेक्शन 5 अगर हमें देखें, जी जी मैं इंशाल्लाह इसी पे करूंगा जी, डोंट वरी जी। हाँ, देखिए ये आपने पूछा जी कि सर माय क्वेश्चन इज दैट देयर इज नो डिस्ट्रिक्ट जज ऑल्दो देयर आर सिविल जजेस। नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज तो जो है वो एक्चुअली प्रिजाइड करेगा ना, वो तो हेड होगा ना उस डिस्ट्रिक्ट का, उस सिविल डिस्ट्रिक्ट का जो बनाई गई है। तो सबसे पहले तो वो हमें ये कह रहा है कि सेक्शन 5 आपको ये कह रहा है कि आप सिविल डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज जो है अपॉइंट कर दे। मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट as many person as it think necessary to be district judge and post a district judge to each district, ठीक है, कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक जो है वो जज जो है वो वहां पे बैठाया जाएगा। provided that the same person may be appointed to be district judge of the 2 or more districts। yes, ये एक नया पॉइंट आ गया कि एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट को भी प्रिजाइड कर सकते हैं, उनके पास उसका एडिशनल चार्ज आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए हो, वो 2 डिस्ट्रिक्ट का चार्ज भी ले सकता है, ठीक है जी, क्लियर? सो जी, अच्छा, अब यहां तक हमने सेक्शन 4 को पढ़ लिया। सेक्शन 3 ने क्लासेस बता दी 3, द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, द कोर्ट ऑफ द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सिविल जज, द कोर्ट ऑफ द सिविल जज। सेक्शन 4 ने कहा कि इन सारे सिविल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो अपॉइंट किया जाए, जो कि एक सिविल डिस्ट्रिक्ट के लिए जो इनको पूरे को प्रिजाइड करेगा, जो कि आप कह लीजिए कि इनका पूरा जो है एक वो हेड हो जाएगा एक किस्म से, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। अब आगे चलते हैं जी, सेक्शन 5 पे चलते हैं जी। अच्छा, सेक्शन 5 सॉरी हमने पढ़ लिया था डिस्ट्रिक्ट जज का। अब 3 क्लासेस, 4 सिविल डिस्ट्रिक्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट जज। अब देखें, अब डिस्ट्रिक्ट जज जो है, अब वो अकेला तो इस सारे सिस्टम को मैनेज नहीं ना करेगा, डेफिनेटली उसके लिए कुछ और साथ में उसके जजेस होंगे जो उसको असिस्ट करेंगे, जो उसके सबऑर्डिनेट होंगे, एक हायरार्की बनाई जाएगी। तो फिर क्या है जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को भी अपॉइंट करो। ये हमें सेक्शन 6 ने बता दिया। एक स्कीम पे चलेंगे तो ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगा आपको। आप देखिए ना, आपने पहले बना लिया जी क्लासेस कि 3 तरह की होंगी, फिर आपने कहा सिविल डिस्ट्रिक्ट होगा, और आपने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो है आपने बना लेना है जी, क्या कहते हैं जो हेड उसका, वो आपका होगा, और उसके नीचे फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आ जाएगा, और फिर सिविल जज आएंगे, और ये इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। यानी सेक्शन 4 हमें सिविल डिस्ट्रिक्ट का बता रहा है, सेक्शन 5 हमें डिस्ट्रिक्ट जज का बता रहा है, और सेक्शन 6 हमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का बता रहा है, ठीक है जी। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को भी अपॉइंट किया जाएगा विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। गवर्नमेंट करेगी, लेकिन जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, ये करती अब हाई कोर्ट ही है, जो कंसर्न हाई कोर्ट है वही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को भी अपॉइंट करती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक डिफरेंस भी समझ लें थोड़ा सा, कि एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट जज है और डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर उनकी पावर्स में क्या डिफरेंस है। रिमेंबर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पावर्स ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जज, एक्सेप्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। यानी जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसके पास एक पावर एक्स्ट्रा होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, कि उसने वहां पे जितना भी ये पूरे
अपने डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसने करनी होती है। अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सेम पावर एक्सरसाइज कर सकता है, सॉरी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सेम पावर एक्सरसाइज करता है जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट जज की होती है। क्लियर जी, ठीक हो गया। पहले 6 सेक्शंस में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताए, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। यानी हमने अभी तक जो है वो, मैं इसके अगर सेगमेंट बना दूं, पहला सेगमेंट हो गया कि आपने इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को देख लिया कि बैकग्राउंड क्या थी, हिस्ट्री क्या थी, हमने बात करी। फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव को देख लिया। फिर हमने इसके पहले 6 सेक्शंस बात की। अगर उन 6 सेक्शंस को देखें तो पहला टाइटल, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा क्लासेस, चौथा आपके पास सिविल डिस्ट्रिक्ट कि आपने पूरे पंजाब को डिस्ट्रिक्ट में बना देना है, और जो उसके बाद पांचवा डिस्ट्रिक्ट जज का, और छठा जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का हो गया। क्लियर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेक्शन 7 है ना, ये भी रिलेट कर रहा है डिस्ट्रिक्ट जज के साथ ही। आप इसको सेक्शन 5 के साथ भी पढ़ सकते थे। तो अब ये 7 क्या कहता है जी? 7 एक्चुअली हमें डिस्ट्रिक्ट जज की जो जुरिस्डिक्शन है उसको बता रहा है। सेक्शन 5 को रिपीट कर दूंगी। सेक्शन 5 मैंने कहा था जी डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में है कि एक डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया जाएगा। हमने सिविल डिस्ट्रिक्ट बनाए ना, हमने जो है वो हिस्से बना दिए, पार्ट्स बना दिए, डिवीजन कर दी पूरे पंजाब की, और हमने जो डिवीजन किया, जो पार्ट बनाए, हर पार्ट के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किया जाएगा। ये हमें सेक्शन 5 ने बताया था। ठीक है जी। तो अच्छा, अब 6 हो गया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का, कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो वहां पे अपॉइंट किए जाएंगे और उसके पास सेम पावर होगी। ये पॉइंट याद रखना है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास सेम पावर्स होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज की होती हैं, एक्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ठीक है जी। फिर हम आ जाते हैं जी 7 पे। 7 हमें ये बता रहा है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज क्या होगी। यहां से जी एक नया पॉइंट शुरू हो रहा है। अब जरा आप लोगों ने समझना है कि ये जुरिस्डिक्शन क्या होती है। देखिए, हमें इस एक्ट को, इस लॉ को पढ़ने का जो सबसे बड़ा हमारा एक जो टारगेट है वो जुरिस्डिक्शन को ही समझना है कि जुरिस्डिक्शन का मीनिंग क्या है, किसको कहते हैं जुरिस्डिक्शन, और किस जज साहब की क्या जुरिस्डिक्शन है फॉर द सिविल कोर्ट। याद रखें, सिविल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं इसमें, हम अभी क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, हम सिविल की बात कर रहे हैं। जुरिस्डिक्शन क्या होती है? अच्छा देखें, जुरिस्डिक्शन को, क्योंकि आप अभी मेरे साथ कम्युनिकेट तो ऐसे कर नहीं सकते, आप जरा मैसेज में लिखिए कितनी किस्म की होती है जुरिस्डिक्शन, बताइए जी। हमने अभी सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन की बात करनी है, तो पहले थोड़ा सा मुझे जुरिस्डिक्शन का बता दीजिए कि अभी तक मैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे नहीं पहुंचा हूं, सेक्शन 8 पे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाह रहा हूं कि जब हम वहां तक पहुंचे तो हमें बहुत सारी चीजें जो कि हमने उसमें भी यूज करनी है आपको पता होना चाहिए। तो मुझे जुरिस्डिक्शन का बताइए क्या होता है जुरिस्डिक्शन, प्लीज कोई जरा टाइप करें मैसेज जी। 4 काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन जी, कौन कौन सी जी, प्लीज लिखिए। पिकनरी होगी, शाबाश, गुड। पहली होगी पिकनरी जो कि फाइनेंशियल वैल्यू से रिलेटेड होती है, वेरी गुड। दूसरी पिकनरी टेरिटोरियल, वेरी गुड जी। टेरिटोरियल मीन जो कि एक टेरिटरी को डिफाइन करती है कि एक जज साहब जो है वो किस टेरिटरी के केसेस को सुन सकेंगे। पर्सनल, सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, ठीक है, वेल डन जी, गुड हो गया, जबरदस्त। अच्छा, अब देखिए, हम इसमें से ज्यादा नहीं, ये जब मैं आपको सीपीसी पढ़ाऊंगा फिर हम इसमें डिटेल इसको भी देख लेंगे। अभी के लिए सिर्फ थोड़ा सा कि आपको जरा आइडिया हो, क्योंकि इसमें हमने जो इसका सेक्शन 9 और 10 है वो इसी पे जुरिस्डिक्शन से ही रिलेट करेगा। तो 7 में हम उसकी बात कर रहे हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब जैसे आपने कहा पिकनरी जुरिस्डिक्शन है, वो फाइनेंशियल वैल्यू की है। टेरिटोरियल एक एरिया जो उस जज साहब की जुरिस्डिक्शन में आता है, वो हो गया आपकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अच्छा, अगर आप पिकनरी जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो सीपीसी है उसका सेक्शन 6 और 15 इससे रिलेट करता है, पिकनरी से रिलेटेड। और अगर आप इसको सूट वैल्यूएशन एक्ट को देखें तो सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 भी पिकनरी जो वैल्यू से रिलेट करता है। और जो हमारा ये अभी हम पढ़ रहे हैं पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस, इसका सेक्शन 9 भी पिकनर वैल्यू से ही रिलेट करता है। ठीक है जी। आपने जैसे अब इसमें बताया जी कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के इसी का सेक्शन 10 होगा, अभी हम उसकी तरफ जाते हैं। और सेक्शन 16, 17, 18 सीपीसी का भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से डील करता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि आप लोगों का फीडबैक मुझे आ रहा है, आपको पता है जुरिस्डिक्शन का, इसका मतलब इस पर हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते, ये आपको
आता है। आई थिंक सबने ये अच्छा बिल्कुल ठीक है सही आंसर दिया। तो जुरिसडिक्शन का आपको आइडिया है, मैं उस पर अब ज्यादा बात नहीं कर। अब हम देखते हैं कि जुरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज क्या है। सेक्शन 7 हमें बताएगा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज साहब की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या होती है, वो कितनी लिमिट के केस सुन सकता है जी, बताइए जी, जरा प्लीज टाइप कीजिए मैसेज में, क्या लिमिट होती है डिस्ट्रिक्ट जज साहब की। आप में से सब लोग प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। डिस्ट्रिक्ट जज साहब की, हाँ जी, बस ये लेक्चर में अभी मेरा मैक्सिमम 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये 15 हम आज इसके फर्स्ट 14 सेक्शन जो है वो करेंगे। अनलिमिटेड बिल्कुल ठीक है जी, अनलिमिटेड है, ओके बिल्कुल सही है। अनलिमिटेड ठीक है, सही है। अच्छा बिल्कुल ठीक है जी, आपने लिखा है जी कि पिकनरी जो उसकी अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन होती है डिस्ट्रिक्ट जज की। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो किसी भी अमाउंट के केसेस जो है वो सुन सकता है। ये उसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आ जाता है कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ये है कि वो अनलिमिटेड अमाउंट से वो सुन सकता है। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे अगर इसको मैं रीड भी कर दूं, विदाउट लिमिट जी, चैप्टर 21 वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक है जी, ये आपने पिकनरी से रिलेटेड बता दिया, ओके ठीक है। और अनलिमिटेड का भी है, बिल्कुल ठीक है जी, अनलिमिटेड होती है, बिल्कुल सही है। अच्छा देखिए, लेकिन इसमें आपने याद रखना है कि ये जो हमें सेक्शन बता रहा है ना, सेक्शन 7, except as otherwise provided by any enactment for the time being in force, the court of this district judge shall have a jurisdiction in original civil suit without limit as regard the value। ठीक है कि उसकी अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन होगी, कोई उसके ऊपर अगर बार नहीं है या कोई किसी किस्म की उसके ऊपर जैसे कह लें एक्सप्रेसली बार नहीं है तो उसकी अनलिमिटेड जो है वो जुरिसडिक्शन होगी। इसका मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो सारे केसेस सुन सकता है। अब आ जाइए जी आपसे रेलेवेंट केस सेक्शन, हम इस पे ज्यादा बात नहीं करते, आप लोगों की बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है, इसका मतलब है इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना, आपको पता है। सेक्शन 8 पे आ जाते हैं। सेक्शन 8 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो सिविल जज के कैंडिडेट हैं। आप लोगों ने सिविल जज बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोग जो सिविल जज बनेंगे वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 बनेंगे जी। मैं असाइनमेंट भी वो ग्रुप्स में मैं शेयर कर दूंगा। इसका मैं आज का जो लेसन होगा ना, इसकी की पॉइंट्स और इससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए मैंने कोशिश करनी है कि पहले आप लोगों के साथ लेक्चर्स हो जाए, फिर उसके बाद हम इसके पास पेपर्स को भी सॉल्व कर लें। ठीक है, पास पेपर जो है ना बड़े जरूरी हैं करने। स्टूडेंट्स एक्ट्स पढ़ लेते हैं और वो लॉ को याद तो करके जाते हैं, लेकिन वो ना पास पेपर को ना पढ़ते हैं ना उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं बस मेमोराइज कर लिया हमने, बात खत्म। नो, ऐसा नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, पास पेपर्स को अटेम्प्ट नहीं करेंगे और रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है, ये नहीं कि आप बस देखें और जी कहें जी इसका रेलेवेंट सेक्शन। नो, यू नीड टू राइट अ प्रॉपर आंसर। आपने उस क्वेश्चन का एक प्रॉपर आंसर लिख के चेक करना है कि भाई मैंने ये आंसर लिखा है। ठीक है, किसी को चेक करवाना है, चले वो मैं ग्रुप्स में आपको उसका भी तरीका बता दूंगा कि किस तरह से हमने करना है। आपने प्रॉपर आंसर लिखना है। ठीक है, सेक्शन 8 पे चलते हैं जी। सेक्शन 8 हमें बताता है कि सिविल जजेस भी जो है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। और सेक्शन 8 हमें कहता है जी गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। बात फिर वहीं पे आ रही है कंसल्टेशन की, लेकिन मैंने जैसे कहा कि हुकूमत का काम, गवर्नमेंट का काम, और गवर्नमेंट मीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसका सिर्फ इनको फैसिलिटेट करना है, या वो जो सिविल डिस्ट्रिक्ट्स बताए हैं बनाई हैं उसके मुताबिक जो है वो उसको वो देखना है। बाकी वो कोई किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करती। तीन चीजें हैं जी सेक्शन 8 के अंदर जो आपने डिस्कस करनी है। इसके आगे तीन सब क्लास है। नंबर 1 जी, द नंबर ऑफ सिविल जजेस टू बी अपॉइंटेड। पहली बात तो यह है कि कितने सिविल जजेस जो है वो अपॉइंट करने हैं। अच्छा ये कौन है जी? वसी खान साहब। वसी खान साहब, ये है कि आप अगर न्यू है तो इसमें डिटेल ये है कि आपकी ना मैं शेड्यूल शेयर कर दूंगा। ऑनलाइन हम ऐसे ही क्लास किया करेंगे क्योंकि वो जूम में बार बार मीटिंग एंड हो जाती है और फिर बेचारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मीटिंग में आ ही नहीं सकते। तो इसलिए कि यहाँ पे क्लास हुआ करेगी, नोट्स वगैरह मटेरियल वगैरह मैं ग्रुप्स में ही शेयर कर दिया करूंगा क्योंकि वो हमारे पास एक जो एक सोर्स है उसमें वो सारा शेयर हो जाया करेगा। बाकी जो टास्क वगैरह हैं वो भी उसी ग्रुप में शेयर होंगी।
जो ये इस कल तक आपको मैं ना इसका डिटेल शेड्यूल सेंड कर दूंगा, और टेस्ट का शेड्यूल भी बताता हूँ मैं आपको कि टेस्ट आपने किस तरह से जो है वो देना। हम कोशिश ये करेंगे कि आपका टेस्ट जो है ना इस तरह से हो, उसको या तो गूगल शीट पे ले लिया जाए, या फिर हम अपने एडमिन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसको चेक करके आपको वापस करें। ये सारी डिटेल मैं ग्रुप्स में शेयर करूंगा। अभी जरा आज ये सेक्शन 8 पे नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे जी, ये गवर्नमेंट जो हाई कोर्ट के साथ मिलकर डिसाइड करेगी सेक्शन 8 के अंदर। नंबर 2, उनकी क्वालिफिकेशन, कि सिविल जजेस की क्या क्वालिफिकेशन होगी, ये भी जो है वो डिस्कशन विद द हाई कोर्ट होगी, लेकिन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट होगी और पंजाब गवर्नमेंट ही करेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सब कुछ जो है वो आपकी हाई कोर्ट्स खुद ही डिसाइड कर रही हैं। अच्छा, वो आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा जो केपीके से लोग हैं ना, केपीके का जो है वो ऐड आ गया, उसके लिए हमने एक अलहदा से ग्रुप केपीके स्टूडेंट्स के लिए बनाया स्पेसिफिकली। अगर कोई आपका दोस्त है या कोई आपका जो केपीके में है, उनको हमारा नंबर उनसे किए कि रब्ता कर लें, और हम उनको केपीके के स्टूडेंट्स को कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी जो है ना ये सारा सिलेबस करवा दें। बाकी आपकी रूटीन में क्लासेस होती रहेंगी। अच्छा जी, 8 के पहला हिस्सा हो गया कि सिविल जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं जितने चाहें जी। नंबर 2, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी ये बता दिया, और उनकी तादाद क्या होगी, अपॉइंट एज मेनी सिविल जज एज मे बी डीम नेसेसरी। ये आपने सेक्शन 8 में बताना है कि जिस सिविल जजेस जो है वो अपॉइंट किया जाए। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे आ जाएगी सिविल जज की। अब सिविल जजेस जो होते हैं, इनकी पावर्स क्या होती हैं, हम अभी उनकी पावर्स को, उनकी जुरिस्डिक्शन को, उसकी पिकनरी और जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को देख लेते हैं जी। ये हमें सेक्शन 9 बताएगा, पिकनरी लिमिट ऑफ द सिविल जज। अब सिविल जज जो आपने देखे, अच्छा ये अब पंजाब के अंदर तो आपको पता है कि सिविल जज क्लास 1 है, सिविल जज क्लास 2 या सिविल जज क्लास 3 का कॉन्सेप्ट है, और फिर एक सीनियर सिविल जज भी है हमारे पास। तो एक सीनियर सिविल जज भी है कि जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो कुछ पावर जो है वो दी जाती है। अच्छा, मैंने कहा था कि सेक्शन 8 आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको वो जो अपॉइंटमेंट आपकी हो रही है वो इस सेक्शन के अंडर हो रही है, और गवर्नमेंट आपको, पंजाब गवर्नमेंट जो है विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट करती है। अब जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो उसमें हम जैसे पहले जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे थे, पिकनरी जो जुरिस्डिक्शन है उसको देख लेते हैं। इसको हमें बता रहा है जी सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या करता है, आपके पास सबके पास बेयर एक्ट होगा, बार बार कह रहा हूं, बेयर एक्ट के बगैर आपने स्टडी नहीं करनी। और बेयर एक्ट भी अपडेटेड, लेटेस्ट, ठीक है। हमारे पास बहुत दफा ऐसा होता है कि पुराने एक्ट्स या हमने वो लिए होते हैं जो बुक से, और हम वही गलती करके आ जाते हैं। तो आप लोगों ने जो मैंने वो ग्रुप पे शेयर किया था लिंक, पंजाब गवर्नमेंट का जो है, जो इनका ऑनलाइन है, वहां से डाउनलोड करें। केपीके वाले अपने वेबसाइट से, आपने उस वेबसाइट से जो रिलायबल है, जो वाकई गवर्नमेंट की, वहां से इसको डाउनलोड करना है। अच्छा, अब चलते हैं जी, जरा हम देखते हैं कि जी जो हमारे सिविल जजेस हैं इनकी क्या लिमिट है। अच्छा, अब इसमें कुछ पहले आप लोग ना कुछ रेलेवेंट सेक्शन लिख लीजिए, और उसके जो क्रॉस रेफरेंस के तौर से है वो भी लिख लीजिए। सबसे पहले तो जी सेक्शन 6 एंड 9 ऑफ सीपीसी 1908, ये भी पिकनरी लिमिट से रिलेट करता है। सेक्शन 6 एंड 9 नोट करते जाइएगा। फिर इसी तरह से जो आपका हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर का चैप्टर नंबर 2 रूल 3, वो भी पिकनर वैल्यू से रिलेट करता है जी। अच्छा, अब देखिए, अब हमने कहा कि जी कौन करेगा जी पिकनर वैल्यू, हाई कोर्ट करेगी जी। सेक्शन 9 हमें ये बताता है कि हाई कोर्ट है वो टाइम टू टाइम सिविल जजेस की जो पिकनरी लिमिट है उसको डिस्क्राइब करेगी, उसको बताएगी कि ये कितनी जो वैल्यू के केसेस सुन सकते हैं। अब इसमें जो इस वक्त एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो 2016 का है, ठीक है। आई थिंक 11 मई को ये इशू हुआ था 2016, वो आपको पता होना चाहिए। उसकी मैं आपको बता देता हूं कि उसकी क्या लिमिट इन्होंने क्या बताई है जी। सबसे पहले तो जो आपके पास सिविल जज ऑफ क्लास 1 है ना, उसकी अनलिमिटेड जो है वो जुरिस्डिक्शन है, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट जज की थी, डिस्ट्रिक्ट जज की भी अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन है। द सेम केस विद दी जो आपका सिविल जज क्लास 1 है, उसकी अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन है विद रेफरेंस टू दी वैल्यू। यानी पिकनरी वैल्यू में अगर देखा जाए तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट जज और सिविल जज क्लास 1, इनकी अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन होती है। और
कोई भी अमाउंट का केस जो है वो ये सुन सकते हैं। अच्छा, अगर आ जाए आप सिविल जज क्लास 2, तो सिविल जज क्लास 2 की जो एक जुरिस्डिक्शन है, जो लिमिट है, वो 5 मिलियन तक है। यानी 5 मिलियन तक की लिमिट के केस वो सुन सकता है। उससे ज्यादा के अगर हो गए तो वो या तो आप जाएंगे सीनियर सिविल जज के पास या डिस्ट्रिक्ट जज, वो फिर हम बाद में बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास हमें डायरेक्ट जाना है या सिविल जज के पास जाना। फिर इसी तरह से सिविल जज क्लास 3 जो है उसकी लिमिट जो है वो ये कुछ इंक्रीज कर दी गई है, 1 मिलियन तक आ गई है उसकी लिमिट। ठीक है, सिविल जज क्लास 3 की जो है 1 मिलियन हो गई, सिविल जज क्लास 2 की 5 मिलियन हो गई, और सिविल जज क्लास 1 जो है वो अनलिमिटेड जो पिक्यूनरी वैल्यू जो है लिमिट उसके पास है, वो किसी भी अमाउंट की जो केसेस को वो सुन सकता है। ठीक है, ये आपके पास हो गया जी सेक्शन 9। ओके, यानी हमने 6 7 8 9 7 में हमने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात की जो कि डिस्ट्रिक्ट जज की थी, कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास अनलिमिटेड जो है वो ज्यूरिसडिक्शन है विद रेफरेंस टू दी वैल्यू और मनी। और फिर हमने 8 में कहा कि सिविल जज की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। ठीक है जी, और फिर हमने 9 में सिविल जज की पिक्यूनरी लिमिट को बता दिया कि सिविल जज जो है उसकी क्या पिक्यूनरी लिमिट होगी, वो कितनी लिमिट तक के केसेस को सुन सकता है। किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दीजिए जी। ये जो लिमिट के लिए इसमें आप अगर लिखना चाहें तो ये जो है इसमें हाई कोर्ट का एक ये नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बताया ना इशू हुआ था, ये 11 मई 2016 को जी, 11 मई 2016 को हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर चैप्टर 2 वॉल्यूम 1 है ये, हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर का वॉल्यूम 1 और उसका चैप्टर नंबर 2 रूल 3 देख लीजिएगा जी। सो अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस नंबर 7 पे जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। नंबर 8 पे जो सिविल जजेस के बारे में हमने पढ़ा कि सिविल जज को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। और नंबर 9 पे आ गया जी पिक्यूनरी लिमिट या पिक्यूनरी जो जुरिस्डिक्शन ऑफ दी जो है वो सिविल जज हमने देख लिया। अब चलते हैं जी सेक्शन 10 पे। अच्छा, सेक्शन 10 जो है ये हमें जी क्या कह रहे हैं जी, अब आ जी सेक्शन 10 सेक्शन, बस इसको 5 मिनट में मैं खत्म करने लगा हूं। सेक्शन 10, अच्छा सेक्शन 10 हमें जो बताता है वो लोकल लिमिट के बारे में बताता है, यानी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। सेक्शन 9 ने पिक्यूनरी बता दी और सेक्शन 10 जो है हमें वो टेरिटोरियल या लोकल लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन की बात करेगा। इसके लिए भी आप देखिए कि कौन डिफाइन करेगा इसकी लिमिट को, टेरिटोरियल को, हाई कोर्ट। जैसे पिक्यूनरी लिमिट को डिसाइड कर रहा है या डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, वो आपका हाई कोर्ट करेगा। ये हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 है, हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1। अच्छा, अब इसी तरह से जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, जो लोकल लिमिट है, उसको भी हाई कोर्ट ही डिस्क्राइब करेगा, हाई कोर्ट ही बताएगा कि ये इस डिस्ट्रिक्ट के जो जज साहब हैं ये उनकी लोकल लिमिट है। मैं इसको रीड कर देता हूं। तो लोकल लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल जज शैल बी सच एज द हाई कोर्ट में डिफाइन। ठीक है, कि लोकल लिमिट वही होगी जो हाई कोर्ट डिफाइन करेगी। जी बिल्कुल ठीक है, ये उदा मलिक साहब ने लिखा है हाई कोर्ट विल डिफाइन। यस, हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो डिफाइन करेगा कि ये उनकी क्या लोकल लिमिट है। और इसकी क्लास 2 में क्या कहते हैं, व्हेन द हाई कोर्ट पोस्ट अ सिविल जज टू अ डिस्ट्रिक्ट जज टू अ डिस्ट्रिक्ट, the local limit of the district shall, in the absence of any direction to the contrary, be deemed to be the local limit of his jurisdiction। अगर कहीं पे वो नहीं बताया गया तो उसकी लोकल लिमिट वही होगी जहां पे उसको पॉइंट किया गया है। ठीक है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता। आगे जाके हम पढ़ेंगे किस तरह से हम जो है वो इनकी लिमिट को चेंज कर सकते हैं या वो चेंज होती है, उसको बाद में देखते हैं। तो सेक्शन 10 ने आपको बता दी जी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कि जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो कौन डिफाइन कर रहा है जी, हाई कोर्ट कर रहा है। हाई कोर्ट की ये डिस्क्रिप्शन है कि हाई कोर्ट इसको जो है वो लिखेगी। सेक्शन 11 उमिट हो गया जी, सेक्शन 11 उमिट हो चुका है, सेक्शन 11 उमिट कर दिया। सेक्शन 12 आ जाते हैं जी। सेक्शन 12 हमें बता रहा है जी प्लेस ऑफ द सिटिंग ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट्स कहां बैठेंगी, इनकी कौन सी प्लेस होगी। ठीक है जी, जो कोर्ट्स बनी है, जो सिविल कोर्ट्स बनाई है हमने,
इनकी प्लेस ऑफ सिटिंग कहां पे होगी? इसके लिए देखिए, द हाई कोर्ट में फिक्स द प्लेस और प्लेसेस एट विच एनी कोर्ट अंडर द ऑर्डिनेंस टू बी हेल्ड। हाई कोर्ट डिसाइड करेगी जी कि क्या उसकी प्लेस होगी। ठीक है जी। अगर जो है वो, अच्छा इसमें एक बात ये भी याद रखिए कि एक कोर्ट जो है वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी बनाई जा सकती है, उसकी जुरिसडिक्शन वहां तक लेके जाई जा सकती है अगर स्पेशल ऑर्डर बाय दी हाई कोर्ट हो। ठीक है, ये भी हम आगे जाके एक और जो सेक्शन है उसमें जाके मैं इसको कंप्लीट बता दूंगा। अभी सिर्फ आप ये ध्यान में रखिए कि प्लेस ऑफ सिटिंग जो है ना वो सेक्शन 13 हमें बता रहा है। ठीक है, 12 मैंने अभी आपको नहीं करवाया, 12 आपने नहीं करना, सॉरी मैं इसकी वो मिसिंग कर गया हूँ जी। 12 मैंने नहीं करवाना, 12 मैंने इसलिए नहीं करवाना कि मैंने उसको आगे जाके डिटेल डिस्कस करना है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ पावर जो है वो सिविल जज एक्सरसाइज करता है, जो कि उसकी पावर्स नहीं है, जो उसकी जुरिसडिक्शन में नहीं थी। कुछ प्रोसीडिंग के अंदर उसको स्पेशल पावर दी जाती है, वो भी मैं डिस्कस नहीं करा, अपोलॉजी, मैंने वो उसको मिस कर दिया। सेक्शन 12 मैंने नहीं किया, सेक्शन 11 मैंने बताया ओमिट हो गया, सेक्शन 12 को भी मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये कल के नेक्स्ट लेसन में होगा। मैं आपको सेक्शन 13 बता रहा हूँ, प्लेस ऑफ सिटिंग। प्लेस ऑफ सिटिंग हमने कहा ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है, और आखिरी जो आज के दिन के लिए है वो है सेक्शन 14। ठीक है, सेक्शन 14 को देख लेते हैं। सेक्शन 14 कहता है जी कंट्रोल कौन करेगा, ये जो कोर्ट्स है इनका जो सिस्टम है इसको कौन कंट्रोल करेगा। सेक्शन 11 उमिट हो गया, सेक्शन 12 मैंने अभी उसको पेंडिंग पे रखा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेशन में हम उसको करेंगे, रिमेनिंग सारे सेक्शन और 12 भी उसके साथ करेंगे। अभी मैं लेके जा रहा हूं आपको 13 पे। 13 मैंने कहा कि प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ द कोर्ट हाई कोर्ट डिफाइन करेगी, और जो कंट्रोल होगा इन कोर्ट्स का वो कौन करेगा, ये हमें सेक्शन 14 बता रहा है। आज के लिए बस यहाँ पे इसको वाइंड अप करेंगे। सेक्शन 14 ने हमें बताया कि जो कंट्रोल है इन कोर्ट्स के ऊपर वो सारे का सारा आपकी हाई कोर्ट का होगा। ठीक है, आप ये कह लीजिए कि जितनी ये कोर्ट्स बनी है, जो हमने 3 क्लासेस बनाई है, ये सारी की सारी सब ऑर्डिनेट कोर्ट होंगी हाई कोर्ट की, यानी इनके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, हाई कोर्ट का। लेकिन अगर आप चाहें, अगर हाई कोर्ट चाहेगी अपनी सुपरिटेंडेंस में वो ये पावर डेलीगेट कर देगी एक डिस्ट्रिक्ट जज को। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जज हैव द कंट्रोल ऑन दैट इंटायर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो उस पूरे सिविल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है वो, जी मैंने सेक्शन 12 इसीलिए छोड़ दिया है, सेक्शन 2 को मैं आगे जाके मैंने पढ़ाना है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 12, उसकी पूरी डिटेल डिस्कशन करनी है, इसलिए मैंने उसको भी स्किप किया। मैंने सेक्शन 9 10 पढ़ाया, 11 मैंने कहा ओमिट हो गया, 12 मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, वो नेक्स्ट सेशन में। 13 मैं बता रहा हूँ प्लेस ऑफ सिटिंग, जो कि हाई कोर्ट ने, मिस्टर मैं यही बता रहा हूँ कि सेक्शन 12 को मैंने अभी स्किप किया है, ये एक्चुअली सिविल जज की कुछ पावर्स हैं। ठीक है, जो कि सर्टेन प्रोसीडिंग में वो यूज कर सकता है। इसको हम, मैंने कहा कि पूरी डिटेल डिस्कस करना है अभी, क्योंकि टाइम खत्म होने लगा है, तो इसको हमने इसलिए पेंडिंग पे कर दिया। 13 आप कर लीजिए, 13 जो है प्लेस ऑफ सिटिंग हाई कोर्ट डिफाइन करती है। ठीक है, और हमने ये भी कहा कि वो कोई एक कोर्ट जो है अपनी लोकल लिमिट में या दूसरी लिमिट के अपनी जुरिसडिक्शन से किसी दूसरी जगह पे भी उसको बिठाया जा सकता है। और आखिरी था कंट्रोल, जो कि सेक्शन 14 है। सेक्शन 14 हमें बता रहा है कि जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इनके ऊपर जो कंट्रोल होगा ना वो हाई कोर्ट का होगा। ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो इसको कंट्रोल करेगी, और हाई कोर्ट अगर चाहे तो अपनी सुपरिटेंडेंस के अंदर, अपनी निगरानी के अंदर वो इसको डिस्ट्रिक्ट जज को भी ये पावर साइन कर सकती है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है उस एक स्पेसिफिक सिविल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो उसका वो जहां का वो डिस्ट्रिक्ट जज है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को खुद मैनेज कर ले। इसका मतलब है कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होंगे या जो सिविल जज होंगे वो डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर आ जाएंगे, वो उसकी सबऑर्डिनेशन में आ जाएंगे। यानी हायरार्की बन गई है, हाई कोर्ट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज, और फिर आपके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर आ जाएंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी और सिविल जज भी। ठीक है जी, क्लियर? इधर तक कोई किसी को प्रॉब्लम? सो यहां पे मैं इसको भी स्टॉप कर रहा हूं। मैंने आज आपके साथ जो डिस्कस किए हैं वो पहले 14 सेक्शन डिस्कस किए पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस के। ठीक है, और उसमें मैंने आपको इसका बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री, इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह मैंने बता दिया, वो आपने खुद लिखना है, खुद आपने वो सारी चीजें लिखनी है। ये क्यों बना था, कैसे बना था, फिर हमने सेक्शन 1 का कहा कि ये हमें बता रहा है, एक दफा दोबारा समरी सुने सब लोग जी, 2 से 3 मिनट में पूरे इसको समराइज करने वाला हूँ।
सेक्शन 1 एक्सटेंट और लिमिट का आ गया, सेक्शन 2 डेफिनेशन का आ गया, सेक्शन 3 क्लासेस ऑफ दी सिविल कोर्ट आ गया, सेक्शन 4 ने हमें बताया कि जो सिविल डिस्ट्रिक्ट बना दे ताकि वहां पे जजेस को अपॉइंट किया जा सके। हमने सिविल डिस्ट्रिक्ट्स बनाई, 42 सिविल डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की अप टिल 14 जनवरी 2023, ये आपने जेन में रखना है। फिर सेक्शन 5 ने कहा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट आपने बनाए हैं, सिविल डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, हर सिविल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब को बिठा दें। तो ये सेक्शन 5 ने कहा। सेक्शन 6 ने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब तो सारी चीजें मैनेज नहीं ना करेंगे, इनके नीचे आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी बिठाएं। तो उसके नीचे फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब आ गए, वो सेक्शन 6 के अंडर आए। सेक्शन 7 ने हमें ज्यूरिसडिक्शन बताई डिस्ट्रिक्ट जज की कि उनकी जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है विद रिगार्ड टू वैल्यू अनलिमिटेड है, वो कोई भी सूट अपने उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर विदाउट जो पिक्यूनरी लिमिट है उसको सुन सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि सेक्शन 8 हमें बता रहा है कि सिविल जजेस जो अपॉइंट किए जाएंगे वो किस तरह से होंगे, उनकी तादाद को हमने कहा कि वो फिक्स किए जा सकते हैं और जितने जरूरी हो सिविल जज वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी जो रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस है ये गवर्नमेंट करेगी विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, लेकिन मैंने कहा कि सारा अभी हाई कोर्ट खुद ही करिए। सेक्शन 8 सिविल जजेस को हो गया। सेक्शन 9 हमने कहा था पिक्यूनरी वैल्यू का है, पिक्यूनरी लिमिटेशन है सिविल जज की कि कितना कर सकता है। सिविल जज क्लास 1 के पास अनलिमिटेड पावर है, सिविल जज क्लास 2 के पास 5 मिलियन तक की पावर है, सिविल जज क्लास 3 के पास 1 मिलियन तक की पावर है। ये सेक्शन 9 था। हमने 10 के बारे में पढ़ा कि वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन डिफाइन करता है, और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन मैंने कहा कि ये हाई कोर्ट ने ही डिफाइन करनी है कि क्या टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होगी। सेक्शन 11 ओमिट हो गया है, सेक्शन 11 हमने छोड़ दिया। सेक्शन 12 को मैंने मिस किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अब मैंने क्यों मिस किया ये आप लोगों ने पढ़ना है, क्योंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों ने अब इसको नेक्स्ट जब मेरा आपके साथ सेशन होगा तो ये आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है, तब के जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। सेक्शन 12 मैंने छोड़ दिया। सेक्शन 13 मैंने कहा प्लेस ऑफ सिटिंग, कि आप इन कोर्ट्स को कहाँ पे बैठाएंगे और एक कोर्ट की क्या जो है वो लिमिट होगी। और सेक्शन 14 हमने कहा कि इन सारी कोर्ट्स का कंट्रोल कैसे होगा, या इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, कौन इसको प्रिजाइड करेगा। हमने कहा जी सबसे पहले तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट इन सब की जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह लें या कंट्रोलर है। फिर हाई कोर्ट क्या करेगी, वो डिस्ट्रिक्ट जज को जो है वो ये दे सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो उस सिविल डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी लोकल लिमिट के अंदर जो है वो चीजों को मैनेज करे। बाकी सब लोग जो है वो बाकी जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं या जो सिविल जज हैं, सिविल जज की हमने 3 क्लासेस पढ़ी, वो सब के सब फिर डिस्ट्रिक्ट जज की सब ऑर्डिनेशन में आ जाएंगे। सो हमने यहाँ तक जो है वो सेक्शन पढ़ लिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग सारे सेक्शन खत्म करेंगे, ठीक है, और मैं फिर आपके साथ इसके कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको उनको जो है वो पढ़ना भी बता दूं, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी थी। इंशाल्लाह जी अब नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी। मैं ऐसे ही आपको लिंक जो है ना, अगर लिंक ना भी शेयर हो तो आप लोग जो है ना वो डायरेक्टली इस चैनल पे आ जाया करें, इसका लिंक आप सेव कर लें तो लाइव जब होता है तो वो नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन हमारा इसी तरह से मंडे को मे भी मैं आपके साथ क्लास रखूँ या फिर ट्यूसडे को, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू, खुदा हाफिज।